मेरा एक दोस्त भाई साहब, उसे झूठ बोलने की बहुत बुरी बीमारी। मैंने बोला यार तू बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है। कह रहा विनोद भाई मुझे पता ही नहीं चलता। मैं कहा ठीक है, आज के बाद तू जब भी झूठ बोलेगा मैं थोड़ा सा खांस दूंगा, तो अपने झूठ को छोटा कर लियो। कह रहा ठीक है। अब मैं उसे लेकर भाई साहब अपनी ससुराल में गया। ससुराल में जाती बोला, सासू माँ अभी हम जंगल में से आ रहे थे, हमने 100 फुट लंबा सांप देखा। मैं बोला करा पास गया 80 फुट का था। मैं बोला और पास गया 60 फुट का था। मैं बोला करा घर गया, फित्ता लेके आया, फित्ते से नापा 50 फुट का था। मैं बोला कह रहा भाई देख किसी का खांसी हो तो अपना इलाज करो, अब यो साला फित्ते से नाप लिया, कैसा कम करूं इसे। हम हालातों के घिरे को कवि है भाई साहब। मैं एक दृश्य देता हूं आपकी आंखों को। मैं बतला दूं मफतलाल अग्रवाल जी के बारे में इतना कह रहे थे, देखो आदमी दिमाग का कितना अच्छा है। मैं पिछले दिनों भाई साहब कार खरीदने गया, मैं स्विफ्ट डिजायर गाड़ी खरीदने गया हुआ था। तो मैं जब वहां पे पहुंचा तो मेरे पास मैं पूरी पेमेंट लेके आया था, पर 5,000 रुपये कम पड़ गए। यार मेरे को जब 5,000 कम पड़े, मेरे को लगा यार किसी को मंगवा लेता हूँ। बाहर जैसे मैं रोड पे आया तो मैंने देखा मफतलाल अग्रवाल जी बाहर ही खड़े थे कार के शोरूम के। मैंने बोला मफतलाल जी 5,000 रुपये देना, स्विफ्ट डिजायर लेने आया हूँ। अगले ने 10,000 निकाल के दिया, जा एक मेरी भी लेके आ जी। ऐसे व्यक्ति हैं यहाँ पे। अब क्या कर लोगे ऐसे को बताओ। और हम परिस्थितियों में घिरे हुए हैं किस वजह से। और ये देखो ये हमारे दादा बैठे, ये चेहरे ऐसे कि दादा धूप में बैठा हुआ था, इतने में उसका पुता करा, दादा एक बार टैं बोल दे। दादा की समझ में नहीं आया, कह रहे ले भाई टैं, कह रहा हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। दादा की समझ में नहीं आया, कह रहे इतने में छोटा पोता आया, कह रहा दादा एक बार टैं बोल दे। कह रहा यार बड़े वाला भी बुलवा के क्या, कह तो मेरे लिए भी बोल दे। कह ले बेटे, कह रहा हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाए। अब दादा ने हाथ पकड़ ले, कह रहे चक्कर क्या है, ये टैं क्यों बुलवा रहा और बल्ले बल्ले का गाना क्यों गा रहा है। बोला अंदर मम्मी पापा से कह रही थी पता नहीं ये बुढ़ा कब टैं बोल लेगा। तो हो गई तेरी बल्ले बल्ले और हो जाएगी बल्ले बल्ले। हम परिस्थितियों में मैं बतला दूं साहब, अभी भाई साहब अपनी कविता सुना रहे थे, मैं बड़ा खुश हुआ। मैं भी एक कविता आपके बीच में रखता हूं, लेकिन देखिएगा उससे पहले दिल्ली की राजनीति कहां से कहां तक पहुंच गई। दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। और अगर आपके दिमाग में दिल्ली की राजनीति है, दिल्ली में बैठा हुआ वो हमारा मुख्यमंत्री आपके दिमाग में, तो आपको पंक्तियां समझ में आएगी। एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। तो लड़की ने जवाब दिया 4 पंक्तियों में। भैया सुनिएगा सतीश भैया। लड़की बोली कि कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहाँ का धनी था वो कंगाल निकला। मैं मोदी की तरह गरजने वाली वो खांसने वाला। समझ में तो आ गया मेरे। और मुख्यमंत्री मेरा और डर आप लोग रहे हो। मैं बता बाबूजी दिक्कत कुछ नहीं है उसके संग। मैं अभी जब ट्रेन में आ रहा था ना, तो मैंने सामने वाले से पूछा भैया कहाँ से हो। कर भैया झांसी से हैं। फिर उसने पूछा भाई साहब आप कहाँ से हो। मैंने बोला भाई मैं दिल्ली से हूँ। भाई साहब उसने मेरे साथ बात बंद कर दी। मैं बोला भाई देख मैंने अकेले ने वोट नहीं दिया था उसको, 80% लोगों ने वोट दिया तब कहीं जाके बना है, पर मानते नहीं। पर हमारे यहाँ देश की एक और व्यथा है भाई साहब, मैं बतलाऊंगा आपको अगर आप सुनना चाहते हो। देखो आंखें बंद कीजिए अपनी सारी। एक बेटा और माँ ऐसे भी हैं राजनीति में, आप सब जानते हो उनके बारे में। बेटे के उल्टे उल्टे बयानों से माँ बिल्कुल परेशान हो चुकी है। अब अपनी आंखें बंद कीजिए, यकीन मानिए अगर आपको दृश्य पूरा समझ में आए, एक बार आंखें बंद कीजिए और जो बोल रहा हूं वो सुनो। इटली के गार्डन में मां सोनिया गांधी कुछ फूलों को पानी दे रही थी। उन फूलों में से एक फूल फल फूल नहीं पा रहा था और थोड़ी सी दूरी पे श्री श्री 1008 महाराज रॉबर्ट वाड्रा जी कच्ची ज़मीनों पे अपना नाम लिखने की कोशिश कर रहे थे। और वहाँ दूर कोने में और वहाँ दूर कोने में और वहाँ दूर कोने में और वहाँ दूर कोने में
और वहां दूर कोने में दिग्विजय सिंह जी कच्ची कलियों को पानी दे रहे थे। ऐसे माहौल में एक मां अपने बेटे से क्या कह रही है? मां सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल से कह रही है, और फिल्म राम लखन फिल्म का गाना है, आप तक बात पहुंचे तो सुनिएगा। सुनिएगा सतीश भैया, दादा सुनिएगा सज्जन। मां अपने बेटे से कह रही है, ओ राहुल बड़ा दुख दीन, भाषण तेरे बड़ा दुख दीन, मेरी भद पिटवाई नाक भी ये कटवाई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुख दीना, तेरे भाषण ने बड़ा। आगे माँ का दर्द सुनो भाई साहब। तूने अपना घर ना बसाया, दिग्विजय सिंह तो दूजी ले आया, तूने अपना घर ना बसाया, दिग्विजय सिंह तो दूजी ले आया, तू है पप्पू अगर मुझे होती खबर, तुझे देती जन्म कभी ना, बड़ा दुख दी ना। इस मंच पे कविता हुई है, मैं एक कविता आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जब ये कवि सम्मेलन इस जगह पे अपने उरूस पे हो, तो मैं चाहता हूँ एक कविता से जुड़े आप लोग। और ये कविता जरूरी भी इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं दिल से खुश हुआ साहब, आपने आज हर विधा को सराहा है, चाहे वो रूबिया हो, चाहे वो साबिया जी हो, चाहे वो कोई भी हास्य का रंग रहा हो। मुझे ये लगा कि जब आज भाई ने पढ़ा, सबरस जी ने, तो मुझे लगा यार इसके बाद ना किसी चीज़ की जरूरत नहीं हो जाती, लेकिन आज फिर साबित किया कविता ने, कविता हर चीज़ के ऊपर भारी है। सतीश भाई की कविता को इतना प्यार दिया आपने, मैं चाहता हूँ एक बार सतीश भाई के सम्मान में जोरदार तालियां हो। और मैं एक कविता आपके बीच में रखना चाहता हूँ साहब, सुनिएगा। आप भी भाई साहब लड़की देखने गए होंगे, जब भी आपकी शादी हुई होगी, मैं भी देखने गया था। अब मेरे संग जो उस घर में दृश्य हुआ, एक कविता के माध्यम से, अभी तक जो आपको सुनाया वो एक दृश्यांत था, अब एक कविता सुनिएगा साहब, बिल्कुल शुद्ध हिंदी की कविता। दादा सुनिएगा कि हम अपने बाबूजी, बस 2 मिनट की कविता है, कविता सुनिए आप, और अपने जवानी के दिन याद करना, जैसे मैं गया था किसी के घर पर लड़की देखने, कि हम पिताजी के साथ अपने लिए बहू देखने गए थे, फोटो में तो जच गई थी, अब हूबहू देखने गए थे, कि लड़की वालों के घर पहुंचा तो देखा गजब नजारा था, सास सज धज के खड़ी थी मेरी, ससुरा झाड़ू लगा रहा था, और घर में सास की चलती थी, ये एक दृश्य समझा रहा था, सास के तन पे बनारसी साड़ी और लुंगी में ससुर हमारा था, और मेरा होने वाला साला तो गजब ढा रहा था, जोरू का गुलाम साड़ियां 2-2 के सुखा रहा था, और मेरी थोड़ी सी चिंता तो इस बात से भी बढ़ रही थी, मेरी होने वाली साली पड़ोसन की चुटिया पकड़ के लड़ रही थी। ससुर ने अंदर बुलाया, सोफे पे बिठाया, और जैसे ही हम सोफे पे बैठे मुंह से निकला उई, उठ के देखा तो सोफे पे गड़ी हुई थी सुई। ससुर शर्माते हुए बोला, वो मैंने तेरी सास की साड़ी में फॉल लगाया था। ससुर शर्माते हुए बोला, मैंने तेरी सास की साड़ी में फॉल लगाया था, और जल्दबाजी में इस सुई को उल्टा मैंने ही गड़ाया था। खैर उसे चाय नहीं मैं कह सकता, हमारे लिए जो आई थी लगता था जैसे चाय नहीं बाबा रामदेव की दवाई थी। और तालियां तो अब बजाना आप। और चाय के साथ जो बिस्कुट आए थे, और चाय के साथ जो बिस्कुट आए थे, लगता गलती से परोस दिए, कुत्तों के लिए मंगवाए थे। एक तरफ तो मेरा ससुर अपनी बकवास बातों से मेरा सिर धुन रहा था, बगल में खड़ा लड़की का जीजा स्वेटर बुन रहा था। ससुर ने तभी बेटी आ जाओ कहकर आवाज जो लगाई, 2.5 हाथ का घूंघट करके वो लड़की पर आई। मैं बोला, जी मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूँ। अच्छा, लड़की के पिता का काम क्या होता है भाई साहब? ये मेरी दुकान है, ये मेरा मकान है, यहाँ से इतने पैसे आते हैं। पर मेरे ससुर ने बतला दिया कि शादी के बाद मेरी भी जगह कहाँ होनी थी, हो सकता है आपके भी कुछ लोगों की जगह वही हो। मैं बोला, जी मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूँ। मेरा होने वाला ससुर बोला, मेरे पिताजी आइए समधी जी, मैं आपको अपनी रसोई दिखाता हूँ।
उनके जाते ही मैंने पूछा, अब लड़की और मेरे बीच में बात हो रही है, हेलो क्या नाम है तुम्हारा? बोली जी घर का नाम तो लूसी है हमारा। लूसी। मैं बोला जी आपको नहीं लगता कि आपका नाम जानवरों से मिलता जुलता है? बोली बेटे मेरा तो नाम है, तेरा तो हुलिया भी मिलता है। मैंने अपने आप को संभाला, अगला प्रश्न उसको डाला। मैंने पूछा कहां तक पढ़ी हो ये तो बता दीजिए। बोले जितने आप पढ़ चुके उसमें से 12 क्लास घटा दीजिए। फिर उसने पूछा कि फिर उसने पूछा कि आपको किस नाम से जानते हैं? मैंने बोला जी बंदे को विनोद पाल के नाम से पहचानते हैं। बोली बेटे जिस तरह से तो तुक से तुक मिला रहा है, मुझको तो कोई माट का ही नजर आ रहा है। बोली जिस तरह से तो तुक से तुक मिला रहा है, मुझको तो कोई माट का ही नजर आ रहा है। मेरे हाँ कहने पर लगी, सच सच बता तेरी कविताओं से कितनी कमाई है, और सच में ये भी बता क्या तूने कभी माट में कविता सुनाई है, और मुझे ये भी बता कि तेरी कविताओं से कितनी कमाई है। और अगली पंक्ति भले ही आपके मतलब की ना हो, लेकिन साहब काव्य मंच पे बहुत लोग बैठे पड़े हैं, अगली पंक्ति उनके सामने रख रहा हूं जो इस वक्त काव्य मंचों की जरूरत बन चुकी है, मजबूरी बन चुकी है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगली पंक्ति आप समझे तो आपके लिए, वरना मंच के जितने लोग हैं उनके लिए है कि सच सच बता क्या तूने कभी माट में कविता सुनाई है, और यह भी बता कि तेरी कविताओं से कितनी कमाई है। मैं बोला है पागल लड़की क्या तेरी समझ में नहीं आता है, आजकल एक कवि का घर एक चुटकुला चलाता है, आजकल एक कवि का घर एक चुटकुला चलाता है। बोली वाह बेटे वाह 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 वाह। हास्य में व्यंग मार रहा है, कवियों के सामने कवियों की उतार रहा है। फिर तो उसकी इच्छाओं की शुरू हुई बरसात, और कुछ ही देर में पता चल गई हमको अपनी औकात बोली। नेता का रिश्तेदार नहीं तो करता भ्रष्टाचार नहीं तो पास तेरे कार नहीं है, ढंग का कारोबार नहीं है, कंप्यूटर में अकाउंट नहीं है, जेबों में अमाउंट नहीं है, कपड़ों में स्टाइल नहीं है, कंपनी का मोबाइल नहीं है, HP का लैपटॉप नहीं है, तेरे संग स्कोप नहीं है। बहुत अच्छे, क्या बात है, जिंदाबाद, अभिनंदन। सर से लेकर पांव तक मुझको लकवा मार गया, एक लड़का हो करके मैं मॉडर्न लड़की से हार गया। अब तो जिस भी मंच पर जाता हूं बस यही 4 पंक्तियां सुनाता हूं, और ये 4 पंक्तियां मेरी विदाई की लीजिएगा साहब, और मुझे भरपूर प्यार दीजिएगा। मैं जानता हूं आपने बहुत देर तक ये मंच सुना है, बस ये 4 पंक्तियां कि अब तो जिस भी मंच पर जाता हूं बस यही 4 पंक्तियां गुनगुनाता हूं कि जमी पे रह के क्यों आसमान ढूंढते हो, पतझड़ में घर बसा के क्यों बागवान ढूंढते हो, और शादी ही समस्याओं की जड़ है कुंवारो, क्यों अपनी मौत का सामान ढूंढते हो, क्यों अपनी मौत का सामान ढूंढते हो, क्यों अपनी